हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग टैग हेल्पर्स। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको टैग हेल्पर्स को यूज़ करके हाइपरलिंक किस तरह से क्रिएट करते हैं, एंकर किस तरह से जनरेट करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम टैग हेल्पर्स को यूज़ करके अपना एक कंप्लीट फॉर्म किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जब हम टैग हेल्पर्स को यूज़ करके अपना फॉर्म बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमारे पास आसान हो जाता है। क्योंकि भाई देखो, ASP.NET कोर के अंदर रिकमेंडेड भी यही है कि आप जो फॉर्म बनाओगे उसके अंदर आपने टैग हेल्पर्स को यूज़ करना है। क्योंकि टैग हेल्पर्स को यूज़ करके हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती हैं जो कि हमारी ASP.NET कोर MVC एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिस तरह से आपको पता है ये मेरा एक नया चैनल है और इसमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 29 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग टैग हेल्पर्स मतलब देखो, टैग हेल्पर्स को यूज़ करके जो मैं अपना फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है, उसका मैं आपको एक सिनेरियो डायग्राम से समझाता हूँ। उसके बाद आते हैं हम इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, फॉर्म का टैग यूज़ करके जिस तरह से हम नॉर्मली बनाते हैं, फॉर्म का टैग यूज़ करके मैं एक फॉर्म बनाऊंगा और उसके अंदर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा नेम के लिए। मतलब मैं यूज़र से उसका नेम एंटर करवाऊंगा। ठीक है, तो भाई देखो, ये जो मैं नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा ना, ये मैं कैसे बनाऊंगा, एक टैग हेल्पर की मदद से। और उस टैग हेल्पर का नाम क्या है, यहाँ पे देखो, उस टैग हेल्पर का नाम है ASP4। मतलब ASP4 टैग हेल्पर को मैं अपने इनपुट टैग के अंदर अप्लाई करूंगा और उससे क्या होगा कि हमें हमारा ये एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, भाई देखो, जब भी हम ASP.NET कोर के अंदर फॉर्म्स क्रिएट करते हैं ना, तो हम अपने उस फॉर्म को किसी मॉडल क्लास के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब हमारा ये फॉर्म है ना, इसको मैं बाइंड करूंगा, कनेक्ट करूंगा एक मॉडल क्लास के साथ, ताकि जो भी हमारा फॉर्म का डेटा होगा जब हम उसे सबमिट करेंगे तो उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास एक मॉडल क्लास मौजूद होगी। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी हमारी इनपुट फील्ड्स होंगी, मतलब जिस तरह यहाँ पे देखो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है ना, तो जब इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा मैं सबमिट करूंगा तो उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे अपनी मॉडल क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाएंगे और उसका नाम हम क्या रखेंगे, नेम प्रॉपर्टी। मतलब ये जो फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसको हैंडल करने के लिए, इसका डेटा गेट करने के लिए मॉडल क्लास के अंदर हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे जिसका क्या नाम होगा, नेम प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है ये बाइंड होगा, कनेक्ट होगा हमारी नेम प्रॉपर्टी के साथ। और भाई देखो, ये जो हमारे पास कनेक्टिविटी होगी हमारे टेक्स्ट बॉक्स की हमारी नेम प्रॉपर्टी के साथ, इस चीज को भी मेंटेन कौन करेगा, आपका ये वाला टैग हेल्पर जिसका क्या नाम है, ASP4। ठीक है, मतलब ASP4 के आप समझ लो कि हमारे पास दो काम हो गए। एक तो ये कि ASP4 को यूज करके हम क्या करेंगे, अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे, मतलब टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। और दूसरा काम क्या है कि जो हमारा नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसको बाइंड करवाएंगे हम किसके साथ, अपनी एक मॉडल क्लास की प्रॉपर्टी के साथ, जिसका नाम हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली ASP4 का मकसद। इसका मतलब अगर मुझे अपने फॉर्म के अंदर कोई दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे एज के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो ये भी मैं कैसे बनाऊंगा, ASP4 के टैग हेल्पर को यूज करके बनाऊंगा। और फिर इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक मॉडल के अंदर प्रॉपर्टी बनाऊंगा ताकि हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये बाइंड हो जाए इस मॉडल प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो इसके दरमियान जो भी बाइंडिंग होगी, कनेक्टिविटी होगी, वो भी कौन मेंटेन करेगा, हमारा ASP4। ठीक है, तो मतलब हम इस तरह से क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं यूजिंग टैग हेल्पर इन ASP.NET कोर। मतलब हम सिर्फ फॉर्म और उसके अंदर इनपुट फील्ड्स नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ हम एक मॉडल क्लास भी बनाएंगे और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज बनाएंगे ताकि फॉर्म और मॉडल क्लास की जो बाइंडिंग है वो चलती रहे। ठीक है, तो अब इसी प्रोसेस को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे देखो विजुअल स्टूडियो 2022, और आपको याद होगा जब हमने अपना टैग हेल्पर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम क्या था, टैग हेल्पर्स डेमो। आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसी के अंदर हमने हाइपरलिंक्स वाला काम किया था और इसी के अंदर अब मैं अपना ये जो फॉर्म बनाऊंगा टैग हेल्पर को यूज करके, वो वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। और भाई देखो, ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था ये मैंने MVC टेम्पलेट को यूज करके अपना ये ASP.NET कोर वेब ऐप बनाया था।
मतलब याद रखना ये एम्प्टी एप्लीकेशन को यूज करके मैंने नहीं बनाया था, बल्कि एमवीसी टेम्पलेट को यूज करके बनाया था। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखो हमारे प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और इसके अंदर देखो आपको एंकर के टैग नजर आ रहे होंगे, जिसके अंदर हमने हाइपरलिंक के लिए टैग हेल्पर यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सारा कोड यहाँ से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल सी करके सारा कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। और ये सारा काम मैंने कहाँ किया था, इंडेक्स के व्यू के अंदर। और यहीं पे अब मैं क्या करूंगा, अपना फॉर्म क्रिएट करूंगा। तो भाई फॉर्म बनाने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, वो मैं स्टेप्स आपको बता दूं, आपने उनका खास ख्याल रखना है। सबसे पहले भाई यहाँ पे आ जाओ, देखो program.cs फाइल के अंदर, ठीक है, आपने इसको ओपन करना है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो हमारे पास एक मिडलवेयर यूज हो रहा है जिसका क्या नाम है, app.useStaticFiles। तो आपने मेक श्योर करना है कि program.cs फाइल के अंदर ये वाला जो मिडलवेयर है ये लाजमी ऐड होना चाहिए। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि भाई www रूट के अंदर जो भी हमारी इमेजेस होती हैं, जो भी हमारी स्टैटिक फाइल्स होती हैं, बूटस्ट्रैप की फाइल्स होती हैं, उनको हमारी वेब एप्लीकेशन में एक्सेस करवाने का काम किसका होता है, इस मिडलवेयर मेथड का, जिसका क्या नाम है, यूज स्टैटिक फाइल्स। तो ये वाला मेथड लाजमी यहाँ पे आपने कॉल करना है। उसके बाद आप आ जाओ, यहाँ पे देखो हमारे पास एक फाइल होती है व्यूज के फोल्डर के अंदर जिसका क्या नाम है, व्यू इंपोर्ट्स। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर देखो आपको यहाँ पे ये टैग हेल्पर के लिए एक नेम स्पेस भी लाजमी ऐड करना है और इसी तरह से ऐड करना है ताकि जितने भी हमारे पास टैग हेल्पर्स अवेलेबल हैं उनको हम अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर हर व्यू के अंदर एक्सेस कर पाए। इसलिए आपने ये वाली लाइन कौन सी फाइल में रखनी है, व्यू इंपोर्ट्स वाली फाइल के अंदर लाजमी लिखनी है। ठीक है, फिर देखो उसके बाद देखो मैं जो अपना फॉर्म क्रिएट करूंगा ना, उसके अंदर मैं CSS का एक फ्रेमवर्क यूज करूंगा जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। और भाई देखो जब भी आप अपने विजुअल स्टूडियो 2022 को यूज करके जब भी आप कोई ASP.NET कोर की वेब ऐप बनाते हो जिसके अंदर आप MVC टेम्पलेट को यूज करते हो, तो उसके अंदर पहले से बूटस्ट्रैप का वर्जन 5 मौजूद होता है। लेकिन भाई अगर आप बूटस्ट्रैप 5 यूज नहीं करना चाह रहे, आप बूटस्ट्रैप का कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज करना चाह रहे हो, जिस तरह से 4.1 हो गया या 3 हो गया, तो उसके लिए हमने इसी लेक्चर सीरीज के अंदर एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई हाउ टू इंस्टॉल बूटस्ट्रैप jQuery इन ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो उस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया था कि आप अपनी मर्जी का जो बूटस्ट्रैप है, jQuery है, उसका कोई स्पेसिफिक वर्जन भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब हम ASP.NET कोर वेब ऐप बनाते हैं MVC टेम्पलेट को यूज करके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो www रूट का फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो एक लिब नाम से एक फोल्डर होता है। ठीक है, आप इसको ओपन करो और इसके अंदर यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप jQuery वैलिडेशन के जो लाइब्रेरीज हैं वो पहले से यहाँ पे ऐड है। देखो मैं बूटस्ट्रैप को ओपन करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखो डिस्क का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, आप इसके अंदर आ जाओ CSS के अंदर और यहाँ पे देखो आपको bootstrap.css नजर आ रही है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, इस फाइल को, और यहाँ पे देखो टॉप पे आपको इसका वर्जन नजर आ रहा होगा, ये कौन सा है, बूटस्ट्रैप वर्जन 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल वर्जन 5 के साथ ही काम करूंगा, लेकिन अगर आप 4 या 3 के साथ काम करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और भाई यहाँ पे देखो अगर मैं अभी आपको यहाँ पे ये जो हमारी index.cs HTML फाइल है इसको यहाँ तक मैं रन करके दिखाऊं, ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको नैव बार नजर आ रहा होगा और यहाँ पे देखो आपको वेलकम नजर आ रहा होगा और नीचे देखो आपको फुटर भी नजर आ रहा होगा जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। तो भाई देखो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीजें आ रही है हमारे पास जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मास्टर पेज फाइल होती है जिसका नाम क्या होता है, layout.cs HTML। ये सारी कोडिंग वहां पे हुई हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ। ठीक है, और नीचे आ जाओ व्यूज के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देखो आपको शेयर्ड का एक फोल्डर मिलेगा, आपने इसको एक्सपेंड करना है और इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको एक फाइल मिलेगी layout.cs HTML। इसी को मैं अपनी मास्टर पेज वाली फाइल कह रहा हूँ। मास्टर पेज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में जितने भी व्यूज होते हैं वो सारे इस मास्टर पेज फाइल के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो नैव बार मैंने आपको दिखाई, ठीक है, हेडर के अंदर देखो ये सारा कोड यहाँ पे पहले से मौजूद है, देख रहे हो, ये सारा कोड यहाँ से मौजूद है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो रेंडर बॉडी आपको नजर आ रहा होगा, इसी रेंडर बॉडी के अंदर हमारे सारे व्यूज यहाँ पे आके डिस्प्ले होते हैं, रेंडर होते हैं। और नीचे देखो फुटर का कोड भी आपको नजर आ रहा होगा। और एक चीज नोटिस करो, इसी फाइल के अंदर हमारी जो भी बूटस्ट्रैप है, जो भी साइट CSS है, उसकी जो ग्लोबल CSS है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिंक हुई हुई हैं, देख रहे हो। इसी तरह नीचे आ जाओ, नीचे जो हमारे पास jQuery है और jQuery मतलब जावास्क्रिप्ट की जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपको पहले से देखने को मिलेंगी, देख रहे हो। ठीक है, यही वजह है कि ये वाली फाइल हमारे सारे व्यूज के साथ कनेक्टेड है। इसलिए जिस तरह ये इंडेक्स है तो इंडेक्स के अंदर मैं अपनी बूटस्ट्रैप को यूज कर सकता हूँ। और बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले बूटस्ट्रैप को यूज करके जो हम कॉलम और रोज बनाते हैं, ठीक है, वो कॉलम और रोज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे एक कंटेनर चाहिए, तो उसके लिए आपको पता है बूटस्ट्रैप की एक क्लास है कंटेनर।
ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, इसके अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ, ठीक है। मुझे इस कंटेनर के अंदर एक रो चाहिए, तो रो के लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप की एक क्लास मौजूद है जिसका क्या नाम है रो, ठीक है। और आपको पता है हर रो के अंदर तकरीबन 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अपना फॉर्म बनाऊंगा 4 कॉलम्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्लास लगाता हूँ बूटस्ट्रैप की, जो कि है कॉल SM4, ठीक है, कॉल SM4, ठीक है। मतलब 4 कॉलम्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, अपना मैं ये पूरा फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। तो फॉर्म बनाने के लिए उसी तरह सबसे पहले आपने फॉर्म का यहाँ पे टैग यूज करना है, ठीक है। और इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि भाई जब भी मैं अपना फॉर्म सबमिट करूंगा ना, तो ये फॉर्म सबमिट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे देखो मुझे एक्शन मेथड बताना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वो जो हमने टैग हेल्पर पढ़ा था जब हमने हाइपरलिंक्स की बात की थी, ASP एक्शन। और मैं कहता हूँ ये मेरा फॉर्म सबमिट होना चाहिए कहाँ पे, इंडेक्स एक्शन मेथड में। और इसके लिए कंट्रोलर भी स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ASP कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम क्या है, होम, ठीक है। और चूंकि मैं अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट करूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेथड भी यूज कर लेता हूँ। और मेथड में कौन सा यूज करूंगा, पोस्ट, ठीक हो गया, सही है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखो मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक नेम के लिए क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। लेकिन भाई देखो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करूंगा, एक टैग हेल्पर यूज करूंगा जिसका नाम क्या होगा, ASP4। तो भाई देखो अब ASP4 के अंदर आप क्या पास करोगे, ASP4 के अंदर आप मॉडल क्लास की प्रॉपर्टी पास करोगे। क्योंकि मैंने क्या बताया था, आपके फॉर्म का जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, जो इनपुट फील्ड होती है, वो आपकी मॉडल क्लास की किसी प्रॉपर्टी के साथ बाइंड होती है, कनेक्ट होती है। तो भाई देखो अभी तक तो मैंने कोई भी मॉडल क्लास नहीं बनाई, ना ही मैंने उसके अंदर प्रॉपर्टीज बनाई है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं। देखो इसके अंदर मॉडल्स का फोल्डर भी पहले से मौजूद है, जिसके अंदर ये पहले से एक फाइल मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ पे एक सेपरेट क्लास बनाऊंगा अपने मॉडल्स के फोल्डर के अंदर। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे चलते हैं और यहाँ पे न्यू आइटम, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्लास यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और जो मेरी मॉडल क्लास होगी, ठीक है, उसका नाम मैं रखता हूँ एम्प्लॉय। मतलब मैं एम्प्लॉय से रिलेटेड एक फॉर्म बनाना जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐड पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो हमारे पास एम्प्लॉय मॉडल क्लास आ गई। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ। तो उसके लिए शॉर्टकट है PROP लिख के यहाँ पे हम टैप टैप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसकी डेटा टाइप यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग, और इस प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ नेम, ठीक है। अभी जस्ट मैंने क्या किया, सिंगल एक प्रॉपर्टी बनाई है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारा इंडेक्स का व्यू था, अब इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं पास कर देता हूँ नेम। ये नेम क्या है, ये हमारी मॉडल क्लास की प्रॉपर्टी है। कौन सी मॉडल क्लास, जो कि मैंने अभी बनाई है, जिसका नाम क्या रखा है, एम्प्लॉय। लेकिन अभी देखो इसके नीचे एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि भाई देखो ये जो व्यू है ना हमारा, जो हमने इंडेक्स का व्यू बनाया, इसको अभी तक हमने किसी मॉडल क्लास के साथ बाइंड नहीं किया। मतलब अपने इस फॉर्म को किसी मॉडल क्लास के साथ बाइंड नहीं किया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास रिजल्ट सिंटेक्स है, इसके ऊपर यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ मॉडल, मॉडल का यहाँ पे मैं डायरेक्टिव यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि हमारी एप्लीकेशन का क्या नाम है, यहाँ पे देखो टैग हेल्पर डेमो, टैग हेल्पर्स डेमो। और उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि भाई मॉडल्स का एक फोल्डर है, और उसके अंदर हमारे पास एक क्लास है जिसका क्या नाम है, एम्प्लॉय, ठीक है। तो जब आपने ये मॉडल क्लास यहाँ पे डिफाइन कर दी, इसका मतलब है आपका जो व्यू है ये बाइंड हो चुका है किसके साथ, एम्प्लॉय मॉडल क्लास के साथ, ठीक है। और देखो जैसे ही आपने ये लाइन लिखी, अब नीचे आके देखो, यहाँ पे देखो ये जो ASP4 के अंदर जो हमने नेम पास किया था, उसके अंदर जो एरर आ रहा था वो चला गया। इसका मतलब ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैंने बाइंड कर लिया है अपनी मॉडल क्लास की कौन सी प्रॉपर्टी के साथ, इस प्रॉपर्टी के साथ जिसका नाम क्या है, नेम, ठीक है। तो यहाँ तक मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है। लेकिन भाई देखो अभी तक मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं की, इसलिए ये जो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स आता है उसी की तरह हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड से आपको स्पेस मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो मैंने अपना फॉर्म बनाया है, ये मैंने कंटेनर के अंदर बनाया है, और कंटेनर आपको पता है राइट और लेफ्ट साइड से मार्जिन हमें देता है। लेकिन भाई देखो अभी मैं आपको इसका पेज सोर्स दिखाता हूं, मतलब इसका सोर्स कोड दिखाता हूं, क्योंकि अभी ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ ASP4 का टैग हेल्पर यूज किया है और कुछ भी यूज नहीं किया, ठीक है। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ व्यू पेज सोर्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये देखो आपको कंटेनर नजर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो ये देखो ये आपको कंटेनर नजर आ रहा है, इसके अंदर रो है, कॉल SM4 है, और यहाँ पे देखो आपको ये नजर आ रहा होगा हमारा फॉर्म। और देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, एक्शन के अंदर फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि जब फॉरवर्ड स्लैश होता है तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ जाता है, होम कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन मेथड के पास जाता है। लेकिन अब आप जरा यहाँ पे देखो, ये मैं आपको अपना टेक्स्ट बॉक्स दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो देखो हमने अपने टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ ASP4 लिखा था, लेकिन यहाँ पे देखो इसने हमें टाइप टेक्स्ट जनरेट करके दिया। टाइप टेक्स्ट क्यों जनरेट करके दिया, क्योंकि भाई देखो ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स जिस मॉडल प्रॉपर्टी के साथ बाइंड था, उसकी डेटा टाइप क्या थी, स्ट्रिंग, इसलिए इसने हमें यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करके दिया। और फिर देखो ASP4 ने हमें और क्या क्या जनरेट करके दिया, यहाँ पे देखो डेटा वैलिडेशन का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो डेटा वैलिडेशन रिक्वायर्ड का एक हमारे पास एट्रीब्यूट मौजूद है, और उसके अंदर यहाँ पे देखो एक एरर मैसेज भी मौजूद है।
और फिर देखो आईडी हो गया, नेम उसने हमें जनरेट करके दिया, और इसके अंदर नाम क्या रखा, वही जो हमारी मॉडल प्रॉपर्टी का नाम है। और देखो यहाँ पे वैल्यू के अंदर क्या है, एम्प्टी। मतलब आप एक चीज नोटिस करो कि हमने सिर्फ ASP फॉर दिया, बाकी ये पूरा का पूरा इसने हमें ऑटोमेटिक जनरेट करके दिया। ठीक है, तो एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, फिर एक और चीज नोटिस करो, इसी के नीचे हमारे पास यहाँ पे एक और बाय डिफॉल्ट एक इनपुट एलिमेंट जो कि एक हिडन एलिमेंट है, वो भी यहाँ पे जनरेट हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन टोकन। और इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको एक कोड नजर आ रहा होगा, एक रैंडम कोड नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली है क्या भाई, देखो ये हमारे पास एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है, इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक मैं आपको जस्ट इतना बता दूं कि भाई ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी दूसरी जगह से भी हमारे फॉर्म को सबमिट किया जाता है। मतलब हैकर्स हमारी इस वेबसाइट के अंदर फॉर्म्स को इलीगल तरीके से क्या करते हैं, सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो उसी चीज को रोकने के लिए ASP.NET कोर क्या करता है, यहाँ पे आपके पास फॉर्म्स के अंदर एक इस तरह का टोकन जनरेट करके देता है, जो कि हर सबमिशन के ऊपर ये टोकन क्या होता है, चेंज होता है। जिससे फायदा क्या होता है कि ये हमारा जो फॉर्म है वो हर दफा सिक्योर मैनर में क्या होता है, सबमिट होता है। और देखो ये हिडन फील्ड है, इसका मतलब ये हमें हमारे फॉर्म के अंदर नजर नहीं आएगी, ये सिर्फ आप यहाँ पेज सोर्स कोड के अंदर ही देख सकते हो। ठीक है, तो भाई देखो अभी यहाँ पे देखो मैंने कोई बूटस्ट्रैप की क्लास इसके ऊपर अप्लाई नहीं की, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब बूटस्ट्रैप की क्लास भी अप्लाई करता हूँ, और इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर भी देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं कहता हूँ प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर के अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एंटर नेम, और इसके अंदर यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास में अप्लाई कर देता हूँ। क्लास आपको पता होगा जिसको हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो आपको नजर आ रहा है ये टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो अब ये बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें काम करोगे। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, मैं यहाँ पे आके इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, और अब भाई देखो मैं यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, हमारी एम्प्लॉय ये जो मॉडल क्लास है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज और बनाता हूँ। ठीक है, टोटल 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेम है, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ एज। ठीक है, एज यहाँ पे कह देंगे। ठीक है, और इसकी जो डेटा टाइप होगी वो होगी इंटीजर, इंटीजर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको डेजिग्नेशन लूँगा एम्प्लॉय का, और फिर यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ सैलरी। ठीक है, और सैलरी की डेटा टाइप यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटीजर। ठीक है, इंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 4 प्रॉपर्टीज बनाई ना, तो इसका मतलब हमारे पास हमारे फॉर्म के अंदर टोटल 4 इनपुट फील्ड्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ इंडेक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो मैंने पूरी लाइन लिखी इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसके बाद मैं एक BR का टैग यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए नीचे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड करवाऊंगा किसके साथ, एज के साथ, और यहाँ पे देखो इसके प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एज, और इसके अंदर जो फॉर्म कंट्रोल वाली क्लास है वो यहाँ पे लगी रहेगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और मैं BR दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ तीसरा, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ डेजिग्नेशन। ठीक है, याद रखना ये जो ASP फॉर के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, हमारी मॉडल क्लास की जो प्रॉपर्टीज है ना वो पास कर रहा हूँ। और भाई देखो अगर आप कोई ऐसा नाम यहाँ पे दे दोगे जिससे रिलेटेड कोई मॉडल क्लास की प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है तो एरर आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे जेंडर पास कर देता हूँ, ठीक है, तो भाई देखो जेंडर के लिए मैंने कोई भी मॉडल प्रॉपर्टी नहीं बनाई, इसलिए यहाँ पे देख रहे हो एरर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो जेंडर नाम से मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ASP फॉर के अंदर मॉडल प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको डेजिग्नेशन। ठीक है, और यहाँ पे आके प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ डेजिग्नेशन। ठीक हो गया, फिर यहाँ पे आ जाओ, लास्ट हमारे पास एक और मैं यहाँ पे BR देता हूँ, और लास्ट हमारे पास सैलरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम यहाँ पे कह देता हूँ सैलरी, और यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ सैलरी। ठीक है, और अब देखो मैं यहाँ पे एक बटन भी बना देता हूँ। ठीक है, एक सबमिट बटन बना देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू भी पास कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, और भाई देखो इसके ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, एक बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और वो है BTN, और यहाँ पे मेरा एक फेवरेट बटन है जिसको मैं कहता हूँ BTN आउटलाइन प्राइमरी। ठीक है, सही है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक हमने बटन बना लिया विद बूटस्ट्रैप क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना, तो ये देखो ये आपको टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, सही है, यहाँ पे देखो एज है तो इसने यहाँ पे देखो हमें अप एंड डाउन यहाँ पे अप्लाई करके दिया क्योंकि नंबर है। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे देखो डेजिग्नेशन है, इसी तरह यहाँ पे सैलरी है, और यहाँ पे देखो ये सबमिट बटन आपको नजर आ रहा है। अच्छा देखो अगर आपको ये सबमिट बटन स्ट्रेच करना है तो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे देखो मैं एक और क्लास लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ BTN ब्लॉक, ताकि स्ट्रेच हो जाए 4 कॉलम्स पे।
एक ये क्लास आपने लगानी है। और भाई देखो ये बटन हमारे पास कौन से कंटेनर के अंदर है, फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो फॉर्म के ऊपर भी मैं यहाँ पे एक दूसरी क्लास लगाऊंगा जिसका नाम है डी ग्रिड, ठीक है। ये क्लास लगाओगे आप तभी आपके पास क्या होगा, ये जो बटन है ये 4 कॉलम्स पे स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और ब्राउजर पे आके F5 करके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये 4 कॉलम्स पे हमारे पास स्ट्रेच हो गया उसी तरह से जिस तरह से हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो भाई देखो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं और वो क्या है, देखो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं और इसके व्यू पेज सोर्स में जाता हूं, ठीक है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं। तो भाई यहाँ पे अब आप एक चीज नोटिस करो, देखो ये जो हमारे पास नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके लिए जो मैंने मॉडल प्रॉपर्टी बनाई थी उसकी डेटा टाइप क्या थी, स्ट्रिंग। इसलिए इसने हमें यहाँ पे क्या किया, देखो टाइप टेक्स्ट जनरेट करके दिया। लेकिन आप देखो ये जो हमारे पास एज वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसके लिए जो मैंने मॉडल प्रॉपर्टी बनाई थी उसकी डेटा टाइप मैंने इंटीजर रखी थी। इसलिए यहाँ पे देखो इसने हमें क्या जनरेट करके दिया, टाइप नंबर जनरेट करके दिया। इसी तरह यहाँ पे देखो डेजिग्नेशन है और इसी तरह यहाँ पे देखो सैलरी है। इसका मतलब मॉडल प्रॉपर्टी की जो डेटा टाइप होती है उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, आपको इनपुट टाइप जनरेट करके देता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, टैग हेल्पर को यूज करके, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक ही टैग हेल्पर यूज किया है अपने फॉर्म को जनरेट करने के लिए और वो कौन सा है, ASP4, जो कि हमें इनपुट फील्ड्स भी क्रिएट करके दे रहा है और उसके साथ साथ मॉडल क्लास के साथ बाइंडिंग भी हमारे पास जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं जरा इसकी थियरी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो अब आपको डायग्राम प्रॉपर्ली समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ASP4 टैग हेल्पर के बारे में बता रहा है। देखो पहला पॉइंट, द ASP4 एट्रीब्यूट इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टैग हेल्पर्स दैट यू विल एनकाउंटर and its primary purpose is to handle binding a specific property to the element that it decorates। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, ASP4 का क्या काम है कि ASP4 हमारे पास बाइंडिंग जनरेट करके देता है, मतलब किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ बाइंडिंग क्रिएट करता है, किसकी, हमारे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की। एलिमेंट मतलब जो हमने इनपुट फील्ड बनाया था ना, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, उसको बाइंड करवाता है किसी स्पेसिफिक मॉडल प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि वही जो मॉडल प्रॉपर्टी होती है वो हम अपने एलिमेंट के अंदर डेकोरेट करते हैं, एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। फिर देखो सेकंड पॉइंट, ASP4 टैग हेल्पर इज यूज फॉर एन इनपुट। देख रहे हो कि जो ASP4 का हमारे पास टैग हेल्पर है ये कहाँ यूज किया जाता है, इनपुट एलिमेंट के अंदर। फिर देखो इट सेट्स द नेम एट्रीब्यूट सो दैट इट कैन बी बाउंड टू मॉडल क्लास। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ASP4 टैग इनपुट एलिमेंट के साथ यूज होता है और इसका क्या काम है कि ये आपको नेम एट्रीब्यूट जनरेट करके देता है, जिसकी मदद से ये क्या करता है, आपकी मॉडल क्लास के साथ बाइंडिंग क्रिएट करता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो अब यहाँ पे ना एक दूसरा तरीका भी बता रहा है लिखने का। देखो क्या कह रहा है, ASP4 मूवी डॉट ईयर। मतलब यहाँ पे देखो मूवी क्या हो सकती है, कोई क्लास हो सकती है, और ईयर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो मतलब आप इस तरह से भी इसको पास कर सकते हो, व्हेन रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ पोस्ट रिक्वेस्ट। मतलब आपके पास कोई पोस्ट रिक्वेस्ट है और उसके थ्रू आप डेटा रिट्रीव करना चाह रहे हो तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, मतलब क्लास और फिर उसकी प्रॉपर्टी का नाम। हमने क्या किया था, क्लास ऊपर डिक्लेयर कर दी थी मॉडल क्लास, और जो प्रॉपर्टी थी वो डायरेक्ट हमने ASP4 के अंदर पास कर दी थी। फिर देखो लास्ट पॉइंट, ASP4 सेट्स द ID, नेम एंड वैलिडेशन रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ASP4 का जो हमारे पास टैग हेल्पर है वो हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट जनरेट करके देता है, ID हो गया, नेम हो गया, वैलिडेशन हो गया। किस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने पेज सोर्स में, ठीक है। इसको जूम करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये डेटा वैलिडेशन के जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ID और नेम, तो ये तीन चीजें हमें क्या करता है, ASP4 जनरेट करके देता है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना बहुत सारे टैग हेल्पर्स हैं जिनको यूज करके हम फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो फॉर्म का टैग हेल्पर है, इसी तरह फॉर्म एक्शन टैग हेल्पर है, इसी तरह हमारे पास इनपुट टैग हेल्पर है, टेक्स्ट एरिया है, लेबल है, वैलिडेशन टैग हेल्पर्स हैं, ठीक है, और सेलेक्ट टैग हेल्पर है। मतलब ये सारे टैग हेल्पर्स हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको कुछ टैग हेल्पर्स के बारे में बताया, बाकी के टैग हेल्पर्स के बारे में आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है, तो बाकी चीजें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।